तो हमें देखना है लेंस मेकर फॉर्मूला। ये 2 स्टेप में आएगा और बोर्ड का बड़ा नामचीन क्वेश्चन है। ये 2 पार्ट में आता है, एक है रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस, उसके बाद दी फोकल लेंथ फॉर ए लेंस, 2 चीज आता है। तो लेट अस स्टार्ट विथ पहला पार्ट। जस्ट अ मिनट, वी हैव टू स्टार्ट विथ, स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व्ड सरफेस। कोई सिंगल कर्व्ड सरफेस में रिफ्रैक्शन कैसे करेंगे? प्लेन सरफेस में रिफ्रैक्शन करना तो हमें आता है। क्या रिफ्रैक्शन की लॉ बदल जाएंगे? μ1 sin i इक्वल μ2 sin r? नहीं, वो रहेगा। बट हाउ टू डू? अच्छा, तो केस लेते हैं। लेट ए convex surface separates a rarer medium and a denser medium, मतलब 2 अलग अलग मीडियम। कोई कन्वेक्स सरफेस दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, रेडियस ऑफ द सरफेस इज r। ये हुआ केस। मतलब लेट मी ड्रॉ द फिगर वेरी क्लियरली। मैं तो कहूँगा कि आप बढ़िया से देख लो, मैं तो वीडियो शेयर कर दूंगा, फिर लिखोगे, क्योंकि इसमें ढेर सारे ज्योमेट्रिकल चीज़ें रहेंगी और सारे को लिखते लिखते हो सकता है आपको समझने में दिक्कत होगा। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक सरफेस है और ये सरफेस का सपोज हम कहेंगे कि ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये सरफेस में हुआ क्या? हुआ ये है कि ये कहेंगे कि जो सरफेस है ये कुछ ऐसा, ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, चलो मानते हैं कि ये जो मीडियम है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और ये एक सरफेस है, एक मीडियम है μ1। मान लो कि ये रेरर है, ये डेंसर है, μ1 इज लेस देन μ2 सपोज। आप चाहे तो इसको 1 और इसको μ2/μ1 भी ले सकते हो। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू दिस। चलिए मानते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो, अब ये जो सरफेस है उसका रेडियस है r, मतलब यहां से कुछ r डिस्टेंस में इसका सेंटर है। सेंटर इज समवेयर हियर, सेंटर ऑफ द सरफेस इज समवेयर हियर। ठीक है, सेंटर ऑफ द सरफेस इज समवेयर हियर, ये है सेंटर। मुझे ड्रॉ करना था, सेंटर को थोड़ा और पास ले आता हूं जस्ट फॉर माई क्लैरिटी। मान लो कि सेंटर यहाँ है, ठीक है, समझाने के लिए क्या है यहाँ कर दिया। नाउ यू ड्रॉप ए इंसिडेंट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। हम जानना चाहते हैं कि यहाँ से कोई इंसिडेंट रे अगर ऐसे जाएगा, यहाँ से कोई अगर इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा तो फिर ये रिफ्रैक्शन करने के बाद कहाँ पे आएगा? तो पहले मुझे यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि what is the normal at this point. I have to draw a normal to the surface. Normal to the surface at any point will pass through definitely the center of the spherical surface.
दिख नहीं रहा है नॉर्मल जैसे, तो मैं क्या करूं, थोड़ा अप टू स्केल बनाते हैं, क्या पड़ा है, चलो ऐसे बनाते हैं। ये हो गया आपका नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एट दिस पॉइंट दिस इज द नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस। अब एज पर आवर असम्पशन, ये जो रे इधर से जा रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम ए रेयर टू ए डेंसर मीडियम, सो ऑब्वियसली इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बेंड किया तो ऐसे आ गया, जाना चाहिए था उसको ऐसे, लेकिन थोड़ा ऐसे बेंड करेगा, बेंड करेगा तो आके कहीं यहाँ पहुंचा। चलो मानते हैं कि रीचिंग समवेयर हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द फिगर। मैं एकदम धीरे धीरे बना रहा हूँ, बढ़िया से बना रहा हूँ, उसके बाद इसको दोबारा देखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर बोर्ड। बाद में तो खाली इसका फॉर्मूला याद रखना है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से कोई रे ऐसे गया, किसी एक पॉइंट ए में वो रिफ्रैक्शन किया, रिफ्रैक्शन करने के बाद इट कॉस द प्रिंसिपल एक्सिस समवेयर हियर। और अगर कोई रे ऐसे गया होता तो वो तो बिना रिफ्रैक्शन के जाता, आके यहाँ पर पहुंचता। क्यों रिफ्रैक्शन नहीं होता? क्योंकि इस पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये जो रे जाएगा उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो बन जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हुआ तो सीधे निकल जाएगा, देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से आता हुआ एक रे ऐसे आ रहा है, एक रे ऐसे आ रहा है, दोनों यहाँ पर मिले तो हम कहेंगे यहाँ पर बना इमेज। बस कहानी यहीं पे खत्म होता है। फिगर में ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल और ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिंग एंगल एट द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये हो गया रिफ्रैक्टिंग एंगल। अब क्या है कि ये सब एंगल को चलो नेमिंग देते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ता हुआ ये लाइन इंसिडेंट रे को एंगल देते हैं अल्फा, इमेज के साथ बीटा और ये सी के साथ जुड़ता हुआ लाइन को गामा। ठीक है, पहला स्टेप में क्या करना है, मुझे क्या निकालना है, फॉर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया तो डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना, यू भी में रिलेशन निकालना। यू क्या है, यू इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर और इसका अपर्चर काफी छोटा है तो इस पॉइंट को पी कहो। अगर अपर्चर छोटा है तो यहां से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इट विल बी फॉलिंग ऑलमोस्ट एट पी, ऐसे विल बी फॉलिंग ऑलमोस्ट एट पी। ठीक है, फिगर देख लिए, अब इस फिगर को फॉलो करेंगे। स्टेप वाइज बताता हूं, देखो इन द एग्जाम डोंट राइट स्टेप 1 स्टेप 2 आपके लिए। फाइंड, पहला स्टेप है फाइंड आई एंड आर इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। ये स्टेप 1। 4 स्टेप याद रखोगे, आंसर पे पहुंच जाओगे। अक्सर डिफिकल्ट लगता है इसलिए धीरे धीरे आराम से बता रहा हूं। आई और आर का वैल्यूज निकालना इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। चलो निकालने की कोशिश करते हैं। थोड़ा देखें तो हम, अगर हम AOC वाला APC वाला ट्रायंगल को देखेंगे, नहीं हम लेते हैं अल्फा और गामा को जोड़ के। ठीक है, AOC वाला ट्रायंगल को देखो। AOC ट्रायंगल में अल्फा एंड गामा आर इंटरनल एंगल्स, आई इज एक्सटर्नल एंगल, मतलब आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। इन AOC ट्रायंगल, इन AOC ट्रायंगल आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ इंटरनल एंगल इक्वल एक्सटर्नल एंगल। लिखने की जरूरत नहीं, लोगों को आता है इतना। आर भी तो निकालना है। नाउ यू सी AIC ट्रायंगल, इंटरनल एंगल हुआ आर एंड बीटा, एक्सटर्नल एंगल हुआ गामा, तो आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ये डार्कनेस को कम कर देता हूं ताकि ये थोड़ा क्लियरली दिखे। हाँ ठीक ठीक है। इन AIC triangle, in
आई सी ट्रायंगल आपको मिला कि बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर। हमें क्या निकालना था? आई एंड आर इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, आई एंड आर इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। आई निकल गया है अल्फा प्लस गामा, तो आर क्या मिला? आर इज नथिंग बट बीटा माइनस गामा। पहला आर इज गामा माइनस बीटा, सॉरी इट इज गामा माइनस बीटा। स्टेप 1 खत्म, ठीक है। स्टेप 2, फाइंड और अप्लाई लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाएंगे। कोई चीज आई एंगल में गिरा है, आर एंगल में गया है, ये μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, तो आप कहोगे μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। स्टेप 2 में हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम में नहीं लिखना है कि अप्लाई स्टेप 2, ऐसे लिखना है। क्या लिखना है? 8a ये पॉइंट में μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। और हमें भली बात ही मालूम है कि व्हाट आर द assumptions made, all incident angles are almost parallel or parallel to the principal axis, means incident angles are small as I and R are small। आप कहोगे sin i इज इक्वल टू i, sin r इज इक्वल टू r, तो आप कहोगे μ1 i इज इक्वल टू μ2 r। गो टू द नेक्स्ट स्टेप, μ1 i इज इक्वल टू μ2 r, जबकि i का वैल्यू आपको मालूम है, क्या था? अल्फा प्लस गामा। r का वैल्यू गामा माइनस बीटा, अल्फा प्लस गामा इंटू μ1 इज इक्वल टू, r का वैल्यू था गामा माइनस बीटा, इट इज μ2 इंटू गामा माइनस बीटा। ठीक है, और थोड़ा सा इसको सजा लो, लिखो इसको फर्दर, μ1 अल्फा और ये जो μ2 बीटा था इसको इधर ले आओ, प्लस μ2 बीटा इज इक्वल टू, इधर क्या है? μ1 गामा, ये इधर आएगा, ये μ2 गामा, सो इट इज μ2 गामा माइनस μ1 गामा। तो क्या मिला? μ1 अल्फा प्लस μ2 बीटा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू गामा। ठीक है, यहां तक आके पहुंचे। स्टेप 2 में हम लोग यहां तक पहुंचे। स्टेप 3, रिप्लेस each small angle as थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। क्योंकि ये एंगल्स काफी स्मॉल है, अल्फा बीटा गामा काफी स्मॉल है, the rays are almost parallel to principal axis। अल्फा बीटा गामा क्या थे? the angles made by the rays with the principal axis, ये काफी कम है, तो आप अल्फा को tan अल्फा, गामा को tan गामा, बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं। ये हो गया स्टेप 3 की बात चल रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेप 3। स्टेप 2 हो गया है, अब बात कर रहे हैं स्टेप 3 का। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन को? μ1 tan अल्फा इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू प्लस μ2 tan बीटा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू tan गामा। अब tan अल्फा क्या है? यू सी इस ट्रायंगल
tan alpha is AP by PO, tan beta AP by PI, tan gamma AP by PC. oh तो आप कहोगे it is coming like this, it is mu1 AP by PO, mu2 AP by PI is equal to mu2 minus mu1 into AP by PC. AP तो गया. Now what is PO? Look at this figure. Look at this figure. PO, हाँ ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. क्या लिखेंगे? You know this direction is taken positive. तो PO हो गया माइनस U, PI हो गया माइनस प्लस V, PI हो गया प्लस V, PC ये डिस्टेंस कितना है? R है. So you say it is everything is measured from the pole. तो आप कहोगे ये PC हो गया R, तो लिखेंगे प्लस R क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R है. तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय साइन कन्वेंशन PO is minus U, PI is plus V, PC is plus R. अगर ये कोई कनकेव सरफेस होता, ये सरफेस कनकेव होता, तो PC के वैल्यू माइनस R लिखते क्योंकि P से इधर को मेजर किया जाता है. अब ये प्लस R है. चलिए सबका वैल्यू डालते हैं. तो क्या मिला? mu1 by PO, mu2 by PI, mu2 minus PO, mu1 by PC. So putting in equation 3 मतलब इन द स्टेप 3 में को आप इक्वेशन 3 को स्टेप 3 में mu1 by minus U plus mu2 by V is equal to mu2 minus mu1 by R. So finally it comes out to be mu2 by V minus mu1 by U is equal to mu2 minus mu1 by R. ये हो गया रिलेशन बिटवीन U V F. समझ में आया क्या? For single refraction at a curved surface, this is the relation coming, है ना? सोचो जस्ट फॉर योर क्लैरिटी, अगर जो सरफेस है जो डेंसर और रेयर मीडियम को सेपरेट करने वाला जो कन्वेक्स सरफेस है, अगर वो फ्लैट होता तो उसका रेडियस क्या हो जाता? इनफाइनाइट. तो ये क्वांटिटी हो जाता 0. क्या मिलता? mu2 by V इज इक्वल टू mu1 by U, है कि नहीं? तो फिर U क्या हो जाता? U हो जाता mu1 into V by mu2. वही तो रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ हम लोग देखे थे, जैसे हम लोग डिस्कशन किए थे इन केस ऑफ स्लैब. अगर ये फ्लैट हो जाता तो स्लैब हो जाता है. ठीक है, रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला ऐसे आ जाता है. खैर यहाँ पे मिला ये फॉर्मूला. सीधे इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे. कैसे क्वेश्चन? लेंस मेकर फॉर्मूला को यहाँ पर हम रोकते हैं, नहीं तो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे. तो यहाँ तक हो गया. नाउ स्टेप 4. बिफोर वी गो फॉर दैट, ये फॉर्मूले को थोड़ा बढ़िया से समझते हैं. लेट मी राइट दिस फॉर्मूला अगेन. कॉपी. Thus for refraction at single curved surface, the relation between U and V is, जो निकला है वही लिखेंगे. ये था, इट वाज द रिलेशन. ये रिलेशन था, लेकिन ये रिलेशन को थोड़ा मैं मॉडिफाई करके लिखना चाहता हूँ. इट कैन बी अंडरस्टूड एज mu2 क्या था?
क्या था म्यू2? म्यू2 था इमेज मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो म्यू ऑफ द इमेज मीडियम बाय v माइनस म्यू1 क्या था? ऑब्जेक्ट मीडियम का। सो म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम बाय u इज इक्वल टू म्यू ऑफ द इमेज मीडियम माइनस म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम बाय रेडियस। ये है रिलेशन, ठीक है। स्टेप 4, now we want to see what will be the position of image, final position of image when you are talking about refraction in a lens। फॉर रिफ्रैक्शन इन लेंस हम लोग दो स्टेप में किए, पहला सरफेस में किए रिफ्रैक्शन, फिर दूसरे में कर रहे हैं। पहला सरफेस में रिफ्रैक्शन किए, फिर दूसरे में कर रहे हैं। चलो ये दोनों सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ रेडियस कुछ r1 एंड r2 है। और बात कुछ ऐसा है कि हम यहाँ पे पहला सरफेस में रिफ्रैक्शन करके पता कर चुके हैं कि v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू क्या है। अब पहला सरफेस में रिफ्रैक्शन के बाद एक इमेज का पोजीशन मिला था एट ए डिस्टेंस v फ्रॉम दी सरफेस। अब ये थिन लेंस की बात है, वो जो ऑब्जेक्ट वो जो इमेज है आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन दैट बिहेव्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड रिफ्रैक्शन। तो आप कहोगे क्लू क्या है? ये मीडियम म्यू1 था, ये म्यू2 था, रे ऐसे गया, यहां पर थोड़ा बेंड हुआ, फिर और बेंड हुआ और आके यहां पर पहुंचा। सपोज दिस इज अ फाइनल इमेज, ये ऑब्जेक्ट था, ये फाइनल इमेज है, ठीक है। दी image formed by after first refraction, after first refraction behaves as object for सेकेंड रिफ्रैक्शन। ये म्यू1 है और ये भी तो म्यू1 है, लेंस के दोनों तरफ म्यू1 है, लेंस में म्यू2, लेंस में क्या है म्यू2, इधर भी म्यू1 है। एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन और सरफेस एट फर्स्ट सरफेस हम देखें इट वाज म्यू1 बाय v, सॉरी इट वाज म्यू1 म्यू2 बाय v माइनस म्यू1 बाय u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय r की जगह क्या लिखेंगे r1, क्योंकि पॉजिटिव है। r1 कैसा है? पॉजिटिव है, रेडियस इधर को सेंटर इधर को। एट सेकेंड सरफेस, a second surface what is the object distance? That is the position of the image। image क्या बना था? v में बना था, so it is v। पहला रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बना था एट ए डिस्टेंस v, that is now behaving as the object। u का वैल्यू हो गया v। and what is final velocity, final image distance? call it vf, ठीक है। एंड व्हाट इज द रेडियस सेकेंड सरफेस में? सेकेंड सरफेस में रेडियस तो ये ऐसा है रेडियस r2, ओके। यू कीप इट r2 लाइक दिस, क्योंकि हमें तो नहीं कहा गया है कि बाई कन्वेक्स से हो सकता है ये ऐसे होगा ऐसे होगा कुछ भी होगा। लेट अस कीप इट r2, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। अगर ये ऐसा होगा तो r2 को हम ले लेंगे नेगेटिव, ऐसा होगा तो ले लेंगे पॉजिटिव। अब ये ऐसा होगा और प्लॉट होगा तो r2 को हम ले लेंगे इनफाइनाइट। So let us keep it r2 and suitable value of r2 will be used. R is equal to r2.
ठीक है। तो और म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम, म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम क्या है? ऑब्जेक्ट कौन है? द इमेज ऑफ द फास्ट रिफ्रैक्शन, इमेज आफ्टर फास्ट रिफ्रैक्शन इज द ऑब्जेक्ट। इमेज आफ्टर फास्ट रिफ्रैक्शन कहाँ बना था? वो डेंसर मीडियम में बना था। मतलब म्यू2 पहला रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहाँ बना था? डेंसर मीडियम में बना था। अच्छा, म्यू ऑफ द इमेज मीडियम अब कहाँ बन रहा है? अब फिर से बाहर बन रहा है, सो इट इज म्यू1। तो आप कहोगे म्यू ऑफ द इमेज मीडियम बाय वी फाइनल माइनस म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम बाय म्यू बाय वी। यू लिखेंगे, चलो यू को भी कर देंगे, इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू R2। सर R2 तो नेगेटिव दिख रहा है, हाँ नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन हमें तो नहीं कहा गया बाई कन्वेक्स है। हो सकता है कि उधर वाला भी कनकेव जैसा है, उधर वाला फ्लैट है, जो भी होगा अकॉर्डिंगली R2 का वैल्यू डाल देंगे बाद में। ठीक है, बाई R2, ये बाई R2 था। मैं म्यू2 माइनस म्यू1 लिख के गलत कर दिया हूं। क्या लिखना चाहिए था? म्यू ऑफ द इमेज मीडियम माइनस म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम। यहां पर इमेज मीडियम का म्यू क्या है? म्यू ऑफ द इमेज मीडियम माइनस म्यू ऑफ द इमेज मीडियम माइनस म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम। बाय इसको आप R2 कहो। ठीक है, म्यू ऑफ द इमेज मीडियम क्या था? इमेज मीडियम कहाँ बना? इसमें। सो म्यू1 बाय VF माइनस म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम क्या था? म्यू2 बाय V, क्योंकि U का वैल्यू V है, इज इक्वल टू म्यू ऑफ द इमेज मीडियम इज क्या है यहाँ पर? इट इज कमिंग म्यू1 माइनस म्यू2 होल डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, ऐसा आया। यहाँ पर एट फर्स्ट रिफ्रैक्शन ये था इक्वेशन, एट सेकेंड रिफ्रैक्शन ये हो गया इक्वेशन। एट दिस टू, ये इक्वेशन को ध्यान से देखो और पहला इक्वेशन को यहां से कॉपी करके लाता हूं। ये इक्वेशन कॉपी किया, कॉपी लिया यहां पे और दे रहा हूं। ये look at the two equations carefully. If you add these two equations, ये दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? आपका आंसर ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। डेरिवेशन ओवर, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर एक म्यू1 बाई यू है और ये म्यू2 बाई वी है, ये v2, ये दोनों तो गए, ये दोनों गए, ये और ये कैंसिल हो गए। क्या मिला? म्यू1 बाई VF माइनस म्यू1 बाई U इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ो, ये क्या है? म्यू2 माइनस म्यू1 बाई R1, म्यू1 माइनस म्यू2 बाई R2। देखो ये म्यू2 माइनस म्यू1 है, ये म्यू1 माइनस म्यू2 है, तो अब म्यू2 माइनस म्यू1 को कॉमन लेता हूं, म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू 1 बाई R1, और इस केस में ये म्यू1 माइनस म्यू2 था, तो ये बन जाएगा कितना? माइनस 1 बाई R2, एंड दिस इज व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन। तो हमें समझ में आया कि यहाँ पर जो फाइनल इक्वेशन निकल के आया, इट इज समथिंग लाइक दिस। अब इसमें से वो म्यू1 को लेके इधर डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा? 1 बाई फाइनल डिस्टेंस माइनस म्यू1 तो चला गया है, बच गया कौन? 1 बाई U इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई म्यू1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2
समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया फॉर्मूला फॉर, और इसमें वी एफ क्या है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी एफ क्या है, फाइनल इमेज डिस्टेंस। तो कि अगर हम कहेंगे एफ इज फोकल लेंथ, तो आप कहोगे 1 बाई वी एफ माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। 1 बाई वी एफ माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाई एफ। तो क्या मिला, 10 10 10 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर, सॉरी म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई म्यू 1 होल इंटू 1 by r1 minus 1 by r2, the radius of curvature of the two surfaces altogether decide what will be the focal length। तो इसको कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि लेंस का मीडियम, लेंस का सराउंडिंग मीडियम और दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया डेरिवेशन। लिखना क्या था, लिखना ये है कि 10 focal length of a small aperture। स्मॉल नहीं होने से हम आई को, साइन आई को आई नहीं कह सकते, डिपेंड्स ऑन क्या क्या चीजों के ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, रेडियाई ऑफ कर्वेचर, of the two surfaces। ये हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला। इतने स्टेप में आके यहाँ पे पहुंचा। कभी कभार 5 मार्क्स के लिए देता है तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, सिंगल रिफ्रैक्शन, सिंगल कर्व सरफेस में रिफ्रैक्शन से को जोड़ के इसको लिखना है। कभी कभी 1 मार्क 2 मार्क के लिए देता है, तो कहां से स्टार्ट करना है, वी नो दैट बट फॉर रिफ्रैक्शन एट ए सिंगल सरफेस, फॉर रिफ्रैक्शन एट ए सिंगल सरफेस द रिलेशन इज दिस। यहां से स्टार्ट करना है। 2 मार्क दिया है तो कितना लिखेंगे, है कि नहीं? तो ये जो निकला ये रिलेशन से लेके इसको शुरू करना है। अगर दिया है 5 मार्क का तो ये पूरा को डिराइव करके दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे और कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, यूज कैसे करेंगे, ये क्लास 10 में नहीं था तो इसके ऊपर क्वेश्चन देते हैं लोग। फॉर ए प्लानो कन्वेक्स लेंस if mu is equal to 1.5, radius of curved surface, r is radius of curved surface, find focal length। ठीक है, हमारे पास कोई एक लेंस है प्लानो कनकेव
कॉन्वेक्स लेंस, मतलब एक सरफेस फ्लैट है, इधर आर है और आपको मालूम कि यहाँ का रेडियस इनफाइनाइट है और इसका म्यू दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं लिखा है, मतलब सराउंडिंग इज एयर, ऐसे मान के चले। तो यहाँ पर म्यू 1 हो गया 1, म्यू 2 हो गया 1.5, आर तो आर है, तो क्या बनेगा 1/f इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई म्यू 1 होल इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, खत्म कहानी। 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये जो क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं इसमें r1 क्या है, r1 r1 इज r और वो पॉजिटिव है, और r2 क्या है, फॉर ए फ्लैट सरफेस रेडियस इज इनफाइनाइट। इतना पहुंचने के बाद अब और इसमें क्या रखा है, थिंग्स आर सो सिंपल। तो वैल्यू डालें, इट इज कमिंग 1.5 माइनस 1/1 इंटू 1/r1 हो गया 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट हो गया 0, so it is 0.5 by r, that is 1/2r। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इस सेम इज 2r, फोकल लेंथ इज 2r। क्या बात समझ में आया? यस सर। चलिए ये सारा केसेस में हम फोकल लेंथ निकालते हैं, वो तो वैल्यू दिया था। सम वैल्यूज वी हैव टू रिमेंबर। ए बाई कन्वेक्स लेंस, सिंपली फिगर बनाएंगे, दे विल आस्क यू ऐसा लेंस के लिए क्या होगा। इन जनरल ये हो गया म्यू, ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये सब कॉमन है, मतलब जनरल टाइप के क्वेश्चन में आते हैं तो ये आपको याद रखना है। सराउंडिंग इज एयर। दूसरा है इसके लिए क्या होगा, तीसरा है इसके लिए क्या होगा, चौथा है इसके लिए क्या होगा। सारे केसेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है ग्लास का और ये रेडियस r है। तो निकालने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें क्या लेना चाहिए फॉर्मूला। म्यू 2 लेना चाहिए म्यू, म्यू 1 लेना चाहिए 1, r1 अगर हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इधर है, r1 हो जाएगा पॉजिटिव, सो इट इज r, r2 मतलब इधर का। अब ये उल्टा है, सपोज यू आर टेकिंग द ऑब्जेक्ट समवेयर हियर, हर एक केस में अब आपको इसे इधर क्यों लेंगे, इधर क्यों नहीं, इधर भी लो। इफ यू टेक इट ऑन द अदर साइड तो दिस सरफेस विल बिहेव एज r1 जो कि नेगेटिव आएगा और ये r2 एज पॉजिटिव आएगा। तो मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिया हूँ, दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर, ये ऑब्जेक्ट। हर केस में मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ये है ऑब्जेक्ट। हर केस में अगर मैं म्यू1 म्यू2 r1 r2 लिख देता हूं तो 1/f इज इक्वल टू व्हाट यू कैन फाइंड आउट। r1 हो गया r, r2 हो गया माइनस r। क्यों? क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट इधर लिया हूं, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, इसका सेंटर कहाँ होगा, ये वाला सरफेस का इधर है, तो आपको हो गया r2 इज माइनस r। अब 1/f इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1, दैट इज म्यू माइनस 1 by mu1, so it is mu minus 1 only, mu minus 1, ठीक है। mu2 minus mu1 by mu1, mu minus by 1, mu minus 1 whole into 1/r1 minus 1/r2,
इट इज 1/r माइनस 1/r2। 1/r2 जब करेंगे ये नीचे माइनस आएगा तो प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा r और ये मिलेगा म्यू माइनस 1 बाई और 2 म्यू माइनस 1 बाई r, क्योंकि ये 2/r है। तो ये फॉर्मूला निकालने का तरीका हुआ। अगर दोनों का रेडियस अलग अलग होता है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, अकॉर्डिंगली वैल्यू डालते हैं। तो इस 2 म्यू माइनस 1/r आपको याद रखना है बाई कन्वेक्स लेंस के लिए डायरेक्टली, क्योंकि काफी न्यूमेरिकल में एक ग्लास लेंस, बाई कन्वेक्स ग्लास लेंस विथ रेडियस ऑन ईदर साइड इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर वर यूज, मतलब आपको 1/f तुरंत पता चल गया। और अगर आपको फोकल लेंथ पता करना है तो इस केस में आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा, और यहां से पता चला कि f क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको नीचे ले आते हैं। सो f इज कमिंग आउट टू बी, वैल्यू याद रखना, सीधे सीधे एमसीक्यू में ये भी पूछ सकते हैं। फोकल लेंथ क्या हो गया, 1/f इज इक्वल दिस इज r/2 इंटू म्यू माइनस 1। मैं क्यों ये चारों चीज लिख पा रहा हूं, यू विल फाइंड ए कोरिलेशन। वो कोरिलेशन आपको काफी मदद करेगा याद रखने में, क्योंकि चारों का आंसर एक फॉर्मेट में आएगा जिसको याद रखना आसान हो जाएगा आपके लिए। नाउ थिंक फॉर दिस वन, μ1 μ2 सब कुछ हो ही रहा, μ1 μ2 हो ही रहा, अंतर क्या है यहाँ पर, r1 का। ये जो पहला सरफेस है उसका r1 रेडियस है r, हमें क्या लिखना चाहिए, r1 इज इक्वल टू माइनस r और प्लस r। सोचो ऑब्जेक्ट इधर है, ये डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं और इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा पहला सरफेस का, तो रेडियस कुछ ऐसे नापेंगे तो क्या हो गया, अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो नेगेटिव। सो यू से r1 इज इक्वल टू माइनस r। व्हाट इज r2, ये सरफेस का इधर को है तो ये हो जाएगा r। अब r1 हो गया माइनस r, r2 हो गया r, तो 1/f इज इक्वल टू कितना आया देखो, तो इट इज कमिंग आउट टू बी म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। यू रिमेम्बर द फॉर्मूले क्या था, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, यहाँ पर 1/r1 मतलब 1/-r माइनस 1/r2 मतलब r, तो क्या मिला ये, इट इज माइनस 2/r, so it is minus 2/r 2 into mu minus 1 whole divided by r। कहने का मतलब है here you find the relation। कैसा मिला रिलेशन आपको, ओए नाड़ा छूट गया, इधर है, हाँ यहाँ पर रिलेशन था f इक्वल टू r/2 इंटू म्यू माइनस 1। इस केस में थोड़ा सा कुछ अलग निकला, थोड़ा सा मतलब बस ए माइनस साइन। देखो फोकल लेंथ क्या निकलेगा इसमें, आपको होगी इट इज माइनस 2 म्यू माइनस 1/r, तो ये उल्टा करो खाली माइनस साइन आएगा, तो फोकल लेंथ मिलेगा कितना, माइनस r/2 इंटू म्यू माइनस 1। ऐसा चीजें याद रखना, मतलब आपको एक चीज याद रखा तो बाई कनकेव बाई कन्वेक्स दोनों का बन गया। बस याद रखना है कि पॉजिटिव है दूसरे का नेगेटिव है। क्या बातें समझ में आ रहा है, ये ऐसा ठीक है। ये आधा है तो ये पार्ट जितना कन्वर्ज कर रहा होगा ये उसका आधा कन्वर्ज करेगा। चलिए निकाल लेते हैं। इसके लिए रूल तो हुई है, R1 क्या लेंगे, R1 लेंगे, हम ऑब्जेक्ट लिए हैं इधर कहीं, ये जगह को क्यों खराब करते हैं, कितना लिखेंगे यहाँ पे। लेट अस गो टू अदर पेज। सपोज हम बात करते हैं कोई एक प्लानो कन्वेक्स लेंस के लिए, अब इसमें क्या लिखेंगे, ये R है तो आपको R1 इज प्लस R, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले रहे हैं, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, R1 हुआ प्लस R, और R2 तो इनफाइनाइट है,
तो 1/f का वैल्यू क्या हो गया? इट इज μ2 माइनस μ1 और एज पर आर केस इट इज μ माइनस 1 4 इंटू इट इज इनफैक्ट μ2 माइनस μ1 by μ1। तो हमारा ग्लास लेंस है और ये एयर में रखा है, तो विल कंसीडर दिस एज एयर का μ1 है, ग्लास का μ। ऐसे करके हम लोग कर रहे हैं। अब शायद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे पास जगह बन चुका है, थोड़ा ये पीडीएफ भी तो अच्छा दिखना चाहिए, ऐसा ऐसे ही यहाँ पे रख देता हूँ। लेट अस कीप इट लाइक दिस। ये था पहला वाला केस का आंसर। अब दूसरे केस में भी कुछ ऐसे ही आने वाला है। ये बहुत क्लमजी दिख रहा था, थोड़ा सा खाली स्पेस बना देता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। इज इक्वल टू ये था, हाँ, तो ये था हमारा कोई बाई कनकेव और बाई कन्वेक्स लेंसेज की चीजें। अब बात करें इसका, तो क्या लिखेंगे? μ2 माइनस μ1 by μ1 होल इनटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1/r1 कितना है? 1/r1 इज 1/r माइनस 1/∞। तो दिस इज 1/f, तो 1/f कितना आया देखो तो μ माइनस 1 होल डिवाइड बाई r। इसका मतलब फोकल लेंथ क्या होगा? r बाई μ माइनस 1। जबकि बाई कन्वेक्स होने से फोकल लेंथ क्या होता था? r बाई 2 इंटू म्यू माइनस 1। अब क्या हो गया प्लानो कन्वेक्स में? r बाई म्यू माइनस 1। ठीक है। सिमिलरली अगर आप कोई प्लानो कनकेव का करोगे, अब गेस करके आप बता सकते हो क्या? मुझे बता सकते हो f क्या होगा इस केस में? माइनस r बाई म्यू माइनस 1। खत्म कहानी। तो इट इज सेम एज माइनस r बाय म्यू माइनस 1। तो ये हुआ, कोई भी लेंस आपको दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ व्हाट इज द फोकल लेंथ विथ डायमेंशंस। दूसरा हुआ कि अगर दोनों का रेडियस बराबर है, जैसे मैं बता रहा था, मान लो कि r1 भी r है, r2 भी r है, तो ये क्वांटिटी 1/r1 माइनस 1/2 बन जाएगा 0। तो 1/f 0, फोकल लेंथ हो गया इनफाइनाइट। समझ में आया? तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों बराबर हो गए तो आप कहोगे इट विल नॉट बिहेव एज ए लेंस। ठीक है। क्वेश्चंस क्या आते हैं? ऐसा क्वेश्चंस आते हैं, इफ ए ग्लास लेंस is dipped in water, then its focal length will increase or decrease। पानी में डुबा दी। हम जानते हैं कि 1 बाई फोकल लेंथ, अब तक फॉर्मूला आपको याद रह गया होगा, इज म्यू ऑफ द लेंस माइनस म्यू ऑफ द सराउंडिंग बाय μ2 माइनस μ1 बाय म्यू ऑफ द सराउंडिंग होल इनटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो मैं लिख रहा हूँ μl समझ में आ रहा ना? μl मतलब लेंस का, मटेरियल का, μs मतलब सराउंडिंग का। μ2 माइनस μ1 लिखते थे, कभी एयर था तो इसको μs को हम 1 लिखते थे। μl क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। μs क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। अब सोचो, व्हेन इट इज इन एयर, ये जो चीजें हैं इसको चाहो तो मैं थोड़ा कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई कैन से I can write the focal length with a bit smaller way, more compatible way। कैसे? ऐसे देखो, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ
आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू म्यू एस डिवाइड करो म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1 होल इंटू 1 by R1 minus 1 by R2. Now look at this relation. सराउंडिंग का म्यू बढ़ गया, पानी में डुबो दिए, पहले था एयर और पानी में डालें, सो म्यू एस अगर बढ़ेगा ये क्वांटिटी बढ़ेगा, ये क्वांटिटी बढ़ेगा, ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ेगा, ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ेगा, 1 by F बढ़ेगा, 1 by F बढ़ेगा तो F घटेगा, है कि नहीं? What you find? Yes, the focal length will decrease. फोकल लेंथ जो था वो कम हो जाएगा, समझ में आया? फोकल लेंथ विल डिक्रीज, पानी में डुबा दो, फोकल लेंथ विल डिक्रीज. So by increasing mu s, the focal length decrease, focal length decreases. क्या बातें समझ में आया? Yes, sir. यस, बढ़िया, ठीक है. सपोज आई आस्क अनदर क्वेश्चन. A glass lens, glass मतलब mu is 1.5, lens in air has focal length 30 centimeter. If it is dipped in water, mu is 4 by 3. What will be focal length? focal length क्या होगा? तो आप कहोगे इन एयर जो फोकल लेंथ था वो क्या था? म्यू ऑफ द लेंस माइनस म्यू ऑफ द सराउंडिंग बाय म्यू ऑफ द, और ऐसे लिखते थे इसको, म्यू ऑफ द लेंस बाय म्यू ऑफ द सराउंडिंग माइनस 1, ये था, whole into some dimensional parameters, this whole thing into 1 by R1 minus 1 by R2, 1 by R1 minus 1 by R2. अब लेंस को पानी में डुबाओ या हवा में सुखाओ, 1 by R1 minus 1 by R2 तो वही है, they are not going to change, रेडियस तो चेंज नहीं हो रहा है. तो एयर के लिए हम क्या लिखेंगे? ये वैल्यू क्या लिखेंगे? 1.5 और म्यू एस था 1 minus 1 into this whole thing, 1 by R1 minus 1 by R2. In water, 1 by FW is mu L by mu S minus 1 whole into 1 by R1 minus 1 by R2, जो फॉर्मूला था. अब ये कितना है? 1.5 मतलब 3/2. म्यू एल इज 1.5 by 4/3. वाटर के दिए हैं यहाँ पे 4/3, हाँ दिए, 4/3 माइनस 1 इंटू 1 by R1 माइनस 1 by R2. थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 1.5 इज 3/2, ये 3 ऊपर गया, it is 9/8 minus 1, it is 1/8. 9/8 minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. So it is 1/8 into 1 by R1 minus 1 by R2. हाँ, तो मुझे FW का वैल्यू चाहिए, तो आप कहोगे
1 by F air divided by 1 by F W इज इक्वल टू कितना हो गया? ऊपर वाले केस में था ये, एयर के केस में ये 1.5 माइनस 1 इज 0.5 इज 1/2 हाँ ठीक है, इट इज कमिंग आउट टू बी 1/R1 माइनस 1/R2, इट इज कमिंग आउट टू बी 1/2 डिवाइडेड बाय, दूसरे केस में क्या आया 1/8, 1/8। सो ये ऊपर जाएगा, मिलेगा FW बाई F एयर इज इक्वल टू, ये भी ऊपर जाएगा 8/2 इज 4 टाइम्स, सो दी फोकल लेंथ इन वाटर विल बी 4 टाइम्स दैट इन एयर। इट इज वेरी फेयर। क्या आया? एयर में कितना था इसका था 30 सेंटीमीटर, अब ये बनेगा 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। तो पानी में डुबा देंगे तो फोकल लेंथ बन जाएगा 120 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ रहा है? पहली बार थोड़ा सा मन सा लगेगा, एक बार ध्यान से देखोगे पूरा समझ में आएगा। और दिस इज ए वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड। अगला क्वेश्चन, an air bubble in water will behave as a converging or diverging lens। कोई एयर बबल पानी के अंदर कैसे बिहेव करेगा? अक्सर हम लोग शेप देख के डिसाइड कर लेते हैं कि कैसा दिख रहा है, कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है। सोचो कि ये पानी है और यहाँ पर कोई एक बबल है, दिस इज व्हाट इज द बबल, ऐसा है। कहाँ पे? इट इज इन वाटर। कहाँ है पानी? पानी यहाँ पे, इट इज इन वाटर। ठीक, इसमें आपको एयर बबल ऐसे पड़ा है। अभी ये दिख रहा है ऑलमोस्ट कनकेव, कोई कन्वेक्स लेंस जैसा, तो देयर इज मोस्ट लाइकली दैट समवन विल से कि दिस विल बिहेव एज ए कन्वर्जिंग लेंस। लेकिन सोचो तो 1/f क्या था? म्यू ऑफ द लेंस माइनस म्यू ऑफ द सराउंडिंग माइनस 1 होल इनटू डायमेंशंस R1 माइनस 1/R2। ठीक है, और यहाँ पर R1 क्या है? इस सरफेस का जो पॉजिटिव लेंगे, अगर मैं इधर लेता हूँ ऑब्जेक्ट तो, और R2 क्या? नेगेटिव लेंगे। R2 को नेगेटिव लिए तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये क्वांटिटी इज पॉजिटिव, बाकी रह गया ये। अभी देखो तो लेंस का जो म्यू एल है, सराउंडिंग का म्यू एस में से म्यू एस तो बड़ा है क्योंकि ये वाटर है और ये एयर है, तो म्यू एस इज मोर देन, म्यू एस इज सेम एज म्यू ऑफ वाटर and mu L is same as mu of air, so mu W is more than mu L, मतलब ये quantity less than 1 है, so 1/f is negative, f is negative, lens is diverging, तो ये बबल एक डाइवर्जिंग लेंस जैसे बिहेव करेगा। मतलब अगर कोई रे ऐसे आया तो ये कुछ इधर को ऐसे बेंड करेगा, क्योंकि ये भेजे डाइवर्जिंग लेंस। समझ में आया क्या? दिस विल डाइवर्ज। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ठीक है, तो लेंस मेकअप फॉर्मूला के ऊपर आपको डायरेक्टली लेंस दिया और क्वेश्चन भी देंगे करने के लिए। सिंगल कर्व सरफेस में क्वेश्चन देंगे। कैसे क्वेश्चन? सिंगल कर्व सरफेस इंट्रैक्शन का, ए कनकेव और कन्वेक्स सरफेस ऑफ रेडियस
40 centimeter separates air and glass। ठीक है, ग्लास का म्यू दिया हुआ। An object is at a distance 60 centimeter inside glass, from the 60 centimeter from the surface, from the convex surface। Inside glass as shown। चलो इतना लंबा कौन लिखेगा? कोई एक कन्वेक्स सरफेस है, फिगर में दिया है कि ये ग्लास है और यहां से 60 सेंटीमीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। कितने दूरी पे? 60 सेंटीमीटर दूरी पे। और इसका रेडियस कितना है? रेडियस इज समथिंग लाइक रेडियस इज 40 सेंटीमीटर। ये बात है, इतनी ही है क्वेश्चन। अब आपको पता ये करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पे, वो इसका इमेज कहां पे बनेगा, कितने दूर पे बनेगा? फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। हाँ, तो 1/v + 1/u 1/v वाला फॉर्मूला हमें मालूम है, यूज कर लेंगे। लेकिन पहले फॉर्मूला को देखिए। चलो, लेट अस गो फॉर द फॉर्मूला। यू नो mu of the image medium by image distance for refraction at single surface। यहाँ पर एक ही सरफेस है रिफ्रैक्शन का, तो आपको याद होगा हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लिखे थे। फॉर रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस इट वाज mu of the image medium by mu of the image distance is equal to minus mu of the object medium by object distance is equal to mu2 minus mu1 by r। ठीक है, ये था, क्या था ये? mu of the image medium by image distance minus mu of the object medium by object distance is equal to mu image minus mu object by r, ऐसा था। चलिए, अब यही फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे हम लोग। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और mu2 mu1 करके रखोगे तो हो सकता है कभी भूल जाओगे mu2 क्या था, mu1 क्या था, किसको लेना है। तो हमें ये क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है? mu of the image medium by v, mu of the image medium by v minus mu of the object medium by u is equal to mu of the image medium minus mu of the object medium by radius। अब ध्यान से सारा चीज देखना, हम अभी इसमें सारा वैल्यूज डालने वाले हैं। चलिए एक एक करके वैल्यू आप बताओ। मुझे चाहिए क्या क्या? म्यू ऑफ द इमेज मीडियम क्या है, म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम क्या है, आर का वैल्यू क्या है, वी का वैल्यू निकालना है, यू का वैल्यू क्या है। अगर u ये मिल गया, चार चीज मिल गया, हम v निकाल देंगे। सिंपल सा चीज है। गो बैक टू द फिगर। ये था फिगर। कौन सा डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। कहां से निकलता है वो? ऑब्जेक्ट से निकलता है। ओ, यहां से आ रहा है, तो वी टेक दिस डायरेक्शन इज पहला, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। ध्यान रहे, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव। और ऐसा है, वैल्यू डालते हैं एक एक करके। पहले निकालना है म्यू ऑफ द इमेज मीडियम। इमेज कहां बनेगा? एयर में बनेगा, सो इट इज 1। म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम, कहां है ऑब्जेक्ट? ओ, तो ग्लास के अंदर है। क्या है म्यू इसका? 1.5। ये 1.5।
u क्या है? u इज द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहां से इधर को 60 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे? -60। r को क्या लिखेंगे? r, ये सरफेस का रेडियस ये इधर को है, कितना है? 40 सेंटीमीटर, तो r को लिखेंगे -40। गड़बड़ हुआ, सब बेकार हो जाएगा। क्या मैं समझा पाया? Yes, sir. अब वैल्यू डालना है, भी निकालना है, उसमें क्या है आप कर सकते हो। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ v। v का वैल्यू डाले तो म्यू ऑफ द इमेज मीडियम 1/v माइनस म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम 1.5 u के जगह -60 इज इक्वल टू म्यू ऑफ द इमेज मीडियम 1 माइनस म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम 1.5 रेडियस -40। और आपको सिंप्लीफाई करना आता है। इट इज 0.5/40, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करें 1/v इज इक्वल टू, और प्लस ये 1.5 बाय माइनस माइनस प्लस हो गया, इट इज 15/600, तो इट इज 1/40 इज इक्वल टू 0.5/40 माइनस पॉइंट, ये हो गया ऊपर हो गया -0.5, नीचे माइनस, तो हो गया फिर से प्लस, इट इज 0.55/40 इज 1/80, तो भी कितना आया? -80 सेंटीमीटर। 80 ये हो गया 40, 1/80 माइनस 1/40, इस सेम इज 1/80 माइनस 2/80 इज -1/80, और भी हो गया -80 सेंटीमीटर। माइनस साइन का मतलब क्या है? वेयर द इमेज इज फाउंड, ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइड ऑफ द इमेज, इधर को है तो इन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट में बना तो रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? हम कहेंगे ये वर्चुअल इमेज है, सो भी इज वर्चुअल इमेज, इट इज वर्चुअल इमेज। तो फॉर रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस आपको क्वेश्चन देंगे, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यूज को प्रॉपर्ली साइन कन्वेंशन से लेना है और निकालना है, ठीक है।